हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि ह्यूमन में डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है। इस बात को हम लोग जान चुके हैं। हमने डाइजेशन के होल प्रोसेस के बारे में जाना और ये भी जाना कि डाइजेशन के एंड में जो सबसे लास्ट प्रोडक्ट, जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ग्लूकोज, जो कि एक एनर्जी के रूप में काम करता है। पर क्या ये ग्लूकोज जो बना, क्या शरीर सच में उसे एनर्जी के रूप में एक्सेप्ट करती है? इस बात को हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिस्पायरेशन का। तो रिस्पायरेशन को आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि रिस्पायरेशन हिंदी में कहें तो श्वसन। अब रिस्पायरेशन के भी टू टाइप्स, एनारोबिक और एरोबिक रिस्पायरेशन। एनारोबिक यानी अवायवीय श्वसन और एरोबिक रिस्पायरेशन यानी वायवीय श्वसन। ठीक है, रिस्पायरेशन को भी अच्छे से जानेंगे और एनारोबिक और एरोबिक रिस्पायरेशन को भी हम लोग इसी वीडियो में अच्छे से जानेंगे। तो रिस्पायरेशन को जानने से पहले हम शुरुआत करते हैं रिस्पायरेशन के डेफिनेशन से। तो जैसे कि डेफिनेशन में दिया हुआ है, श्वसन वैसी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहते हैं जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। तो इस बात को समझते हैं, यहाँ तक पहले समझ लें कि क्या बोला जा रहा है डेफिनेशन में। श्वसन वैसी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहते हैं, यानी श्वसन के प्रोसेस में बहुत सारे क्या हो रहे हैं, क्रियाएं हो रही है, और वो सारी क्रियाओं का एक सम्मिलित रूप यानी पूरा रूप मिलकर क्या कर रहा है, बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन गैस को ग्रहण कर रहा है। यानी कि अगर इसको हम ऐसे देखें, सपोज कीजिए ह्यूमन, ये हम लोग हैं। अब हमारा शरीर क्या कर रहा है, बाहरी वातावरण से क्या ले रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है। अभी तक तो यही जाने कि ह्यूमन जो है वो बाहरी एटमॉस्फेयर से यानी एटमॉस्फेयर से वो क्या, कौन सी गैस ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन गैस को वो ले रहे हैं। तो ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन क्या कर ह्यूमन के सेल में वो जा रहा है। ये ऑक्सीजन कहाँ पहुंच गया, ह्यूमन के सेल में। आगे दिया है, जहां इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कई चरणों में विशिष्ट एंजाइमों की उपस्थिति में करके जैव ऊर्जा एटीपी का उत्पादन किया जाता है। अब यहाँ पे सेल पे हमारा ऑक्सीजन पहुंच गया, यानी इस सेल पे हमारा ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन पहुंच चुका है। ये ऑक्सीजन हमारे सेल में पहुंच चुका है। उसके आगे दिया हुआ है कि जहां इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन, अब जो सेलुलर फ्यूल है, सेलुलर फ्यूल क्या है हमारा, तो सेलुलर फ्यूल हमारा ग्लूकोज है। ग्लूकोज सेलुलर फ्यूल यानी कोशिकीय ईंधन, ईंधन के रूप में कौन काम कर रहा है, तो ये ग्लूकोज काम कर रहा है। ठीक है, अब इसी ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। यानी अब इस ग्लूकोज का, ये ग्लूकोज जो फाइनल प्रोडक्ट बना था डाइजेशन में, इस ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीडाइजेशन होता है। ऑक्सीडाइजेशन यानी हिंदी में ऑक्सीकरण। ऑक्सीडाइजेशन हो गया। अब फिर क्या होता है, ऑक्सीडाइजेशन होने के बाद क्या होता है, यानी ऑक्सीकरण होने के बाद क्या होता है, और ये ऑक्सीडाइजेशन में क्या होता है, कुछ एंजाइम्स भाग लेते हैं, कुछ एंजाइम्स भाग लेते हैं, और उसके बाद ये एटीपी के रूप में क्या होता है, टूट जाता है। एटीपी के रूप में क्या हुआ, ये टूट गया, और यही एटीपी क्या होता है, हमारा एनर्जी होता है। समझ आया? तो यही बात कहा गया है कि ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीडाइजेशन होता है, और ऑक्सीडाइजेशन होने के बाद यानी ऑक्सीकरण होने के बाद कुछ एंजाइम्स की मदद से वो किसी क्या चीज़ का निर्माण करता है, एटीपी का निर्माण करता है, और यही एटीपी क्या होता है, हमारा एनर्जी होता है। ठीक है, लेकिन ये एनर्जी प्रोड्यूस हुआ तो साथ में क्या होता है,
CO2 गैस भी प्रोड्यूस होता है, और ये CO2 गैस क्या होता है, बाहर के एटमॉस्फेयर में क्या हुआ, ये चला गया। ठीक है, तो यही बात कहा गया डिफिनेशन में। तो अब समझ आ गया होगा कि श्वसन क्या होता है। तो यहाँ दिया है श्वसन, फिर से एक बार जान लीजिए, श्वसन वैसी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहते हैं जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, जहां इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कई चरणों में विशिष्ट एंजाइमों की उपस्थिति में करके जैव ऊर्जा ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का उत्पादन किया जाता है। यानी ऑक्सीडाइजेशन होने के बाद ATP का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, तथा इस क्रिया से उत्पन्न CO2 को फिर कोशिकाओं के बाहर निकाल दिया जाता है। यानी जो प्रोडक्ट के रूप में CO2 भी बना, वो क्या होता है, बाहर के एटमॉस्फेयर में वो क्या होता है, चला जाता है। ठीक है, तो ये जो है ये कहलाता है हमारा रिस्पायरेशन। तो ये जितना प्रोसेस है ये कहलाया रिस्पायरेशन। लेकिन रिस्पायरेशन एंड ब्रीथिंग, रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग ये दोनों सेम नहीं है, इसमें कुछ अंतर है। रिस्पायरेशन वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीडाइजेशन के फलस्वरूप, यानी ऑक्सीडाइजेशन की वजह से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। लेकिन ब्रीथिंग क्या होता है, ये होता है कि गैस को इनहेल करना, यानी हम ऑक्सीजन गैस को लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिए, बस इतना प्रोसेस ही क्या कहलाता है, ब्रीथिंग कहलाता है। तो रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग में ये एक कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, दोनों एक नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स को मैंने नोट किया है, इस चीज़ को पढ़ते जाएंगे तो शायद अच्छे से समझ पाए आप लोग। तो इस चीज़ के लिए मैंने पॉइंट को लिखा है, तो एक एक पॉइंट पे हम पहले देख ले पॉइंट में है क्या। तो सबसे पहले दिया है कि पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा का उत्पादन भोजन अणुओं के ऑक्सीडेशन के द्वारा होता है। ठीक है, यहाँ पे दिया है पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा का उत्पादन। अब हमारा जो भोजन पचा, यानी लास्ट में हमारा भोजन क्या हो जाता है, पूरे तरीके से पच जाता है, और उसके बाद भोज्य पदार्थों से ऊर्जा का उत्पादन भोज्य अणुओं के ऑक्सीकरण। अब जैसे कि वही बात हो गया कि जो भोज्य पदार्थ पचा हुआ चीज जो था वो क्या था, जो लास्ट में प्रोडक्ट के रूप में क्या बना, मेरे लिए ग्लूकोज बना। अब इसी का क्या बताया गया कि ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीडेशन हुआ, और फिर ये बतलाया गया है कि पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा का उत्पादन, यानी यहाँ पे ऊर्जा का जो उत्पादन हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है, ऑक्सीकरण के वजह से हो रहा है। इस सेंटेंस में यही बात कही गई है। ठीक है, यानी ऊर्जा का उत्पादन तब हो पाएगा जब हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा। आगे दिया है भोजन अणुओं का ऑक्सीकरण दो परिस्थितियों में संभव है। अब ऑक्सीडेशन का प्रोसेस दो परिस्थिति में, दो सिचुएशन में पॉसिबल है। कब कब, पहला ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जिसे हम अवायवीय या एनारोबिक, तथा दूसरा ऑक्सीजन की उपस्थिति में जिसे हम कहते हैं वायवीय यानी एरोबिक कहा जाता है इसको। ठीक है, तो यहाँ इस चीज को समझे हम। यहाँ बोला गया कि भोजन के अणुओं का ऑक्सीकरण यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन, यानी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन दो सिचुएशन में हो सकता है। कौन कौन सा? पहला जो बताया गया, दो सिचुएशन बताया, कौन कौन सा? पहला बताया एनारोबिक, और दूसरा बतलाया एरोबिक यानी अवायवीय श्वसन और दूसरा वायवीय श्वसन। अब नाम से ही लग रहा है एनारोबिक और एरोबिक, यानी इसमें एरोबिक बोलने में मुंह से क्या हो रहा है, एयर निकल रहा है, यानी कि इस चीज के लिए, यानी इस रिस्पायरेशन के लिए, एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए
एयर का होना कंपलसरी है। एयर का होना, एयर दैट मीन्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होना कंपलसरी है। लेकिन एनारोबिक जब कहते हैं तो मुंह से हवा नहीं निकलता, दैट मीन्स एनारोबिक के लिए हमें एयर का होना जरूरी नहीं है, यानी ये कंपलसरी नहीं है। तो दो सिचुएशन में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो सकता है। पहला क्या है, एनारोबिक अवायवीय, और एरोबिक यानी वायवीय श्वसन। अब ये एनारोबिक और एरोबिक है क्या, इसको ही जानना है आज के इस वीडियो में, ठीक है। तो पहले आगे पढ़ लें, उसके बाद हम दोनों को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पे दिया है फिर आगे, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन अणुओं के ऑक्सीकरण से मुक्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा बहुत ही कम होती है। भोजन अणुओं में संचित ऊर्जा अधिक से अधिक मात्रा में मुक्त हो, इसके लिए उनका ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होना अनिवार्य है। साफ साफ कह दिया है कि जो ऑक्सीडेशन होगा यानी ऑक्सीकरण होगा वो क्या होना चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए, सबसे जो कंपलसरी चीज है वो है ऑक्सीजन का होना। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस भी क्या होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे कहा गया कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन अणुओं के ऑक्सीकरण से मुक्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा बहुत ही कम होती है। यहाँ पे बताया गया कि तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यानी कौन सा रिस्पायरेशन होगा, एनारोबिक होगा यानी अवायवीय होगा, क्योंकि यहाँ बताया गया कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में यानी ऑक्सीजन क्या है हमारा, एब्सेंट, ऑक्सीजन एब्सेंट है, डेट मीन्स कौन सा रिस्पायरेशन, एनारोबिक, एनारोबिक। तो ये बताया गया कि अनुपस्थिति में यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन अणुओं के ऑक्सीकरण से मुक्त होने वाली ऊर्जा। अब यहाँ पे पहले बात तो ये जान ले कि एनारोबिक रिस्पायरेशन जो है वो ऑक्सीजन के एब्सेंट में होता है। अब इसको हम लोग खुद में समझते हैं कि कैसे इसमें बताया गया कि जो ऑक्सीकरण से मुक्त होने वाली ऊर्जा जो होगी वो बहुत कम होगी। तो सपोज कीजिए कि हम लोग एक जगह से दौड़ना शुरू करते हैं और दौड़ते दौड़ते क्या होता है, शुरू में तो बहुत तेज भागते हैं और फिर धीरे धीरे क्या होता है, हमारा जो रनिंग है वो क्या होता है, धीरे धीरे स्लो होते जाता है। डेट मीन्स हमारे शरीर में जो ऊर्जा है वो क्या हो रही है, अब खत्म हो रही है। और वो ऊर्जा के खत्म होने की वजह से क्या हो रहा है, अब हमारा शरीर का जो भी ऑर्गन है जिससे हम भाग रहे हैं, पैर का मसल्स जो भी है वो क्या कर रहा है, काम करना धीरे धीरे बंद कर रहा है, जिस वजह से क्या हो रहा है, हम तेज दौड़ नहीं पा रहे हैं। वही चीज देखना है कि जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट हुआ, एनारोबिक रिस्पायरेशन क्या हो गया, यानी डेट मीन्स ऑक्सीजन के एब्सेंट में एनारोबिक रिस्पायरेशन चालू हो जाता है, ठीक है। तो अब जो हमारा बॉडी है, हमारा बॉडी है, इसको सही से ऑक्सीजन मिल पा रहा है। हम कोई फिजिकल काम कर रहे होते हैं उस टाइम हमारा शरीर में ऑक्सीजन सही तरीके से जितना जाना चाहिए उतना नहीं जा पा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, जो ऑक्सीकरण होगा यानी जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, स्लो होगा। और जब स्लो हो जाएगा तो क्या होगा, जितने मात्रा में एनर्जी रिलीज होना चाहिए उतना होगा, नहीं होगा, यानी लेस एनर्जी रिलीज होगा, कम मात्रा में एनर्जी रिलीज होगा और इस वजह से क्या होगा, हम थक जाएंगे, ठीक है। तो यही होता है एनारोबिक रिस्पायरेशन में। आगे दिया है, भोजन अणुओं में संचित ऊर्जा अधिक से अधिक मात्रा में मुक्त हो, इसके लिए उनका ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे वही बात कहा गया कि जो ऑक्सीकरण है यानी ऑक्सीडाइजेशन का जो प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है, इसके लिए क्या होना चाहिए, कंपलसरी हमारा ऑक्सीजन होना चाहिए। ये ऑक्सीडेशन अगर तभी अच्छे से कंप्लीट हो पाएगा जब इसमें क्या मिले, ऑक्सीजन गैस मिले। किसको मिले, तो ग्लूकोज को। अगर ग्लूकोज को ऑक्सीजन सही से मिल पा रहा है तब देन ग्लूकोज क्या हो रहा है, टूट रहा है और फिर वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ था एनारोबिक, इसको और भी अच्छे से जानेंगे। आगे देखिए, उसके बाद दिया है, ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिकाओं में सरल भोज्य पदार्थ सामान्यतः ग्लूकोज या कभी कभी वसा का क्रमिक ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अब किस चीज का ऑक्सीकरण होता है, तो ग्लूकोज का। ग्लूकोज ही टूटता है तो ग्लूकोज का होता है। लेकिन यहां भी दिया है कि कभी कभी ऐसा होता है कि
फैट भी क्या होता है, टूटता है, यानी वसा वो भी क्या होता है, उसका भी ऑक्सीकरण होता है और वो क्या होता है, टूट जाता है। ये रेयरली कभी कभी होता है, लेकिन ऐसे कॉमन में क्या होता है, ग्लूकोज का ही ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, उसके बाद दिया है ऑक्सीकरण होता है, यानी वसा का क्रमिक ऑक्सीकरण होता है जिससे इनके बंधन टूटते हैं। अब ये जो भी बॉन्ड में होंगे, ठीक है, उसका बॉन्ड क्या होता है, टूटता है, फैट ग्लूकोज जो भी हो, तो उसका क्या होता है, इसका बॉन्ड, ग्लूकोज का बॉन्ड क्या होता है, टूटता है। और जब बॉन्ड टूटता है तो क्या होता है, एक ऊर्जा मुक्त होती है, यानी एक ऊर्जा मुक्त होती है जिसको हम क्या कहते हैं, एटीपी कहते हैं। समझ आया? तो यही बात है, और यही एटीपी क्या होता है, हमारा एनर्जी होता है, यानी एनर्जी कॉइन, एनर्जी कॉइन कहलाता है, एटीपी। अब फिर आगे दिया है, इसी रूप में संग्रहित ऊर्जा का उपयोग सभी जीव जलीय विघटन के द्वारा करते हैं। अब यहाँ पर जलीय विघटन, हाइड्रोलाइसिस, अब ये समझना है कि क्या होता है हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ पे तो एटीपी हमारा बन गया ग्लूकोज के टूटने से, है ना। अब ग्लूकोज के टूटने से एटीपी का निर्माण हो गया, लेकिन अब एटीपी का होगा हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस डेट मीन, इसमें नाम ही लगा हुआ है हाइड्रो, हाइड्रो मतलब जल, लाइसिस यानी जल के साथ मिलकर। ठीक है, अब ये जल के साथ मिलकर क्या करेगा, खुद को तोड़ेगा। एटीपी, एटीपी डेट मीन्स, एटीपी अभी लिखे हम एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। अब हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस में, यानी ये एटीपी है, ये हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस होगा इसमें। अब यहाँ पे फॉस्फेट कितना है, ट्राई यानी 3, तो जब फॉस्फेट टूटेगा, ये 3 फॉस्फेट रहता है। ठीक है, अब पहला अगर हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस हुआ, इसमें पहला फॉस्फेट जो है वो क्या हुआ, टूटा, ये फॉस्फेट पहला टूटा। अब ये फॉस्फेट टूटेगा तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। लेकिन ये कब होता है, ये जल जब इसके साथ हो, यानी जल की उपस्थिति में ये क्या करता है, ये फॉस्फेट क्या होता है, टूटता है। तो ये टूटता है पहले, उसके बाद फिर ये दूसरा, यानी जब ये टूट गया, ये अभी ट्राई यानी 3 फॉस्फेट है, यानी अभी ये ट्राई में है, ट्राई यानी 3, ट्राई फॉस्फेट। तो ये टूट के जब एनर्जी दे दिया तो यहाँ पे कितना बच गया, 2 फॉस्फेट। अब ये फिर क्या होगा, ये टूटेगा, यानी वाटर के प्रेजेंट में ये टूटेगा। तो ये टूटने के बाद क्या होता है, जब 2 फॉस्फेट रहता है तो वो कहलाता है डाई, एडिनोसिन डाई फॉस्फेट। अब ये भी टूटा, अब क्या बच गया, 1, यानी 1 फॉस्फेट बच गया। तो अब 1 फॉस्फेट बचेगा यहाँ पे, तो ये भी जब टूटेगा, यानी जब 1 फॉस्फेट बच जाता है तो उसको कहलाता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, मोनो यानी 1। और ये भी जब टूट जाता है तो यानी हमारा शरीर एक एटीपी का यूज कर लिया। समझ में आया? तो ये था एक हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस, कि हाइड्रोलाइसिस के द्वारा ही क्या होता है, उसका एटीपी का क्या होता है, विघटन होता है। ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए कि अगर पूछा जाए हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस क्या होता है, तो आपको यही कहना है कि एटीपी जल की उपस्थिति में क्या करता है, खुद का विखंडन करता है, और यही क्या कहलाता है, हाइड्रोलाइसिस कहलाता है। ठीक है, यानी जलीय विघटन, जल के साथ मिलकर विघटन करना। ठीक है, यानी खुद को तोड़ना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे दिया है जैव ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिका मुख्यतः ग्लूकोज का उपयोग करती है। जैव ऊर्जा, जैव यानी जीवों का ऊर्जा, यानी जीव जो भी ऊर्जा का उत्पादन करती है, यानी जो जीव है वो जैव ऊर्जा का जो उत्पादन के लिए किस चीज़ का मतलब उपयोग करती है, तो वो होता है ग्लूकोज। ये तो हम लोग शुरू से ही पढ़ रहे हैं कि ग्लूकोज का इस्तेमाल होता है, ग्लूकोज का इस्तेमाल होता है ना। इसलिए ग्लूकोज को हम क्या कहा गया है, कोशिकीय ईंधन यानी सेलुलर फ्यूल भी कहा जाता है। यानी कभी कभी एग्जाम में ये आता है कि हमारे शरीर में सेलुलर फ्यूल किसे कहा जाता है, तो आपको कहना है कि ग्लूकोज जो होता है वो क्या होता है, हमारा सेलुलर फ्यूल होता है, यानी कोशिकीय ईंधन। ठीक है, अब आगे देखिए दिया है श्वसन क्रिया को निम्नांकित समीकरण के द्वारा दर्शाया जाता है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ग्लूकोज है। अब जैसे ही ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिला कुछ एंजाइम्स की उपस्थिति में, तो जैसे ही मिला तो क्या हुआ, सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड मिला बना, उसके बाद कुछ मात्रा में जल, और सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई, है ना।
तो यहाँ पे ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ क्या करना, रिएक्शन करना कुछ एंजाइम्स की प्रेजेंस में। तो क्या क्या चीज़ें बनी, तो पहला बना कार्बन डाइऑक्साइड, फिर जल और फिर हमारा ऊर्जा, जिससे हमारा पूरा जैव क्रिया जो होता है वो संचालित होता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गया होगा जो इंट्रोडक्शन था। अब जो सबसे मेन चीज़ जो हमको समझना है, एनारोबिक और एरोबिक रिस्पायरेशन एग्जैक्टली होता क्या है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम एरोबिक का बात कर लें। तो हम ये जान चुके हैं कि एरोबिक रिस्पायरेशन ये एयर के प्रेजेंस में होगा। अगर हिंदी में ऊपर में लिख दे तो लिख देते हैं वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन। तो ये होगा एयर के प्रेजेंस में, यानी O2 ऑक्सीजन होना चाहिए। अब यहाँ पे फिर जो हमारा डाइजेशन है, हमारा डाइजेस्ट लास्ट में जो प्रोडक्ट बना वो क्या था, ग्लूकोज था। चलिए इसको भी लिख देते हैं ग्लूकोज, लिख देते हैं। डाइजेशन के बाद जो बना उसको भी, तो डाइजेशन के बाद जो मिला हमको वो क्या था, ग्लूकोज था। तो मैंने ग्लूकोज को भी लिख दिया। अब ये पे क्या होता है, यहाँ पे इस ग्लूकोज का ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन के साथ फिर क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो ये जो प्रोसेस होता है, यानी ये ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस होता है, ग्लूकोज का टूटना एनर्जी में, ये प्रोसेस जो होता है वो कहाँ होता है, तो साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अब ये साइटोप्लाज्म में टूटा ऑक्सीजन की मदद से, तो वो क्या बनाएगा, तो वो बनाएगा पायरुवेट या पायरुविक एसिड कह सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या बनाया, पायरुवेट। पायरुवेट में चेंज हो गया। ठीक है, अब ये पायरुवेट क्या है इसको भी समझना होगा कि ये एक नया वर्ड क्या आ गया हम लोग के सामने, पायरुवेट क्या होता है। तो पायरुवेट का समझ लेते हैं। तो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6। ये तो हमारा ग्लूकोज है। तो जब इसका ब्रेकडाउन होता है, यानी इस ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होता है, चलिए ब्रेकडाउन यानी टूटना, जब इसका ब्रेकडाउन हुआ तो क्या होता है, ये बढ़ जाता है अपने हाफ मॉलिक्यूल्स में, यानी ये अपने हाफ मॉलिक्यूल्स यानी आधे मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, ये बढ़ जाता है। यानी ये बढ़ गया, ऑक्सीडेशन होने के बाद ये क्या चीज में बढ़ गया, इधर ही लिख देते हैं C3H6O3, और ये भी C3H6O3। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज है वो क्या हो गया, हाफ मॉलिक्यूल्स में क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, इस ग्लूकोज का हम 1 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, 1 मॉलिक्यूल्स, यानी इसका 1 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, तब ये क्या करता है, ये 1 मॉलिक्यूल्स हाफ हाफ में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ये। अब यही जो बटा, ये बटा, यही कहलाया पायरुविक एसिड। ठीक है, जिसको हम पायरुवेट्स भी कह सकते हैं। तो ये कहलाया पायरुविक एसिड। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा कि पायरुवेट क्या होता है। यानी कि ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होता है और वो जब हाफ मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है, यानी इस ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल से जब ये हाफ मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है, ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल्स का उनके हाफ मॉलिक्यूल्स में क्या करना, बटना। जैसे कि ये 6H12O6 था, तो ये क्या हो गया C3, ये 6 था तो ये 3 हो गया, ये 12 था तो ये 6 हो गया, ये 6 था तो ये 3 हो गया। तो ये हाफ हाफ में बढ़ गया इसका 1 मॉलिक्यूल से। तो ये कहलाता है, यही कहलाया पायरुविक एसिड या पायरुवेट्स हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इतना तो हम जान चुके। ठीक है, एरोबिक रिस्पायरेशन में इतना हमको पता चल गया कि
डाइजेशन होता है, डाइजेशन में जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज के बाद पायरुवेट बनता है। उसके बाद क्या होता है, पायरुवेट को भी हम लोग जान गए। उसके बाद क्या होता है कि अब, लेकिन एक बात यहाँ जान लीजिए और कि ये जो ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, यहाँ जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ये ब्रेकडाउन होना ही कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है ये, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे तो मेरा पायरुवेट बन गया। तो एक बात यहाँ जान लीजिए कि वायवीय श्वसन है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या, उसको अच्छे से ऑक्सीजन मिल रहा है, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये क्या होगा, ऑक्सीजन इसको अच्छे से मिल रहा है। अब ये काम जो होगा, आगे का जो काम होगा वो कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, जैसे ही ये ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, यानी ये पायरुवेट्स ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, ये पायरुवेट्स कहलाए, ये पायरुवेट्स ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, तो वो क्या होगा, फिर रिएक्शन होगा और फिर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और एटीपी का निर्माण होता है। अब यहाँ पर जो होता है मेरा फाइनल एनर्जी बनता है। और ये जो एटीपी होता है वो कितने होते हैं, 38 मॉलिक्यूल्स के होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। तो होप कि आपको एरोबिक रिस्पायरेशन में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो एरोबिक रिस्पायरेशन को जान चुके, अब आते हैं एनारोबिक में। एनारोबिक रिस्पायरेशन। एनारोबिक रिस्पायरेशन में अब यहाँ पे जो है एनारोबिक रिस्पायरेशन, यहाँ पे साफ साफ हम जान चुके हैं कि एनारोबिक रिस्पायरेशन का प्रोसेस तब होता है जब ऑक्सीजन की क्या होती है, या एयर क्या होता है, अपसेंट होता है। तो जब एयर अपसेंट होता है तो क्या बनता है, यहाँ पर तो हमको 38 मॉलिक्यूल्स एटीपी का मिला, जो कि एक बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है, एनर्जी है। लेकिन क्या एनारोबिक रिस्पायरेशन में हमें उतना ही एटीपी मिल पाता है, या दूसरा बात कि जो ह्यूमन होते हैं वो एनारोबिक रिस्पायरेशन को पूरा करते हैं? तो बिल्कुल करते हैं। हम लोग में ऐसे तो बेसिकली हम लोग में एरोबिक रिस्पायरेशन ही ज़्यादा होता है, लेकिन कभी कभी जब हम लोग का फिजिकल काम होता है तो उस समय हमारा शरीर एनारोबिक रिस्पायरेशन को भी पूरा करता है। तो चूँकि हम जानते हैं कि जब एनारोबिक रिस्पायरेशन यानी हम जब फिजिकल कोई काम कर रहे होते हैं तो उस समय क्या होता है, हमारे शरीर में उतना ऑक्सीजन नहीं जाता, लेकिन कुछ मात्रा में क्या होता है, ऑक्सीजन जाता है, ठीक है, यानी लेस ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता है। तो लेस ऑक्सीजन जाएगा तो जितना ऑक्सीजन जाएगा उतना ही ऑक्सीडेशन भी होगा, है ना। तो जितना ऑक्सीडेशन होगा उतना ही एटीपी बनेगा और उतना ही हमें क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ग्लूकोज के 6 कार्बन अणुओं वालों का क्या होता है, आंशिक विखंडन होता है। तो यहाँ भी कार्बन कितना है, 6 है, और यहाँ पर भी क्या होती है, इसका भी आंशिक विखंडन होता है। आंशिक यानी लेस, यानी कि कम मात्रा में क्या होता है, विखंडन होता है, ठीक है। तो इस क्रिया में क्या होता है कि तो ऐसे ही देख लेते हैं जैसे उसमें देखे थे। इस ग्लूकोज से क्या होता है, इसका भी एक मॉलिक्यूल से ही लिया जाता है, यानी इसका एक मॉलिक्यूल्स को अगर हम लें 1 मॉलिक्यूल्स, तो इस एक मॉलिक्यूल से क्या होता है, 2 पायरुवेट एसिड का निर्माण होता है, ठीक है। इससे भी 2 पायरुवेट, अब ऑक्सीजन प्रोसेस वही है, बस ऑक्सीजन क्या जा रहा है, कम जा रहा है, तो सेम ही प्रोसेस होता है, लेकिन क्या होता है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है ना, क्योंकि ऑक्सीजन क्या हो रहा है हमारे शरीर में धीरे धीरे जा रहा है, तो ऑक्सीकरण भी क्या हो रहा है, कम हो पा रहा है, और एनर्जी भी क्या हो रही है, कम मात्रा में हो रही है। तो यहाँ पर भी 1 मॉलिक्यूल्स को लिए, तो यहाँ पर भी वो पायरुवेट हम लोग टूटा, यानी कि C3H6O3, और यहाँ पर भी C3H6O3 में वो टूट गया, ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि यहाँ पर 38 मॉलिक्यूल्स जो था वो बना था एटीपी का एरोबिक में, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही कम मात्रा में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो लेकिन साथ ही साथ क्या होता है, जो मसल्स होते हैं उसमें क्या होता है,
लैक्टिक एसिड जो होता है वो बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है हमारे शरीर के मसल्स में क्या होने लग जाता है, पेन होने लग जाता है। ठीक है, तो ये था। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये जो पायरुवेट्स थे वो ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या बना, लैक्टिक एसिड बना, प्लस बहुत कम मात्रा में क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुआ। तो इसमें जो होता है वो 2 ATP रिलीज होती है एनर्जी। बस उस एरोबिक रिस्पायरेशन में 38 मॉलिक्यूल्स था, लेकिन इसमें कितना था, मॉलिक्यूल्स कितनी है, 2 मॉलिक्यूल्स, यानी एक बहुत ही कम मात्रा में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, मुक्त होती है। ठीक है, तो ये था एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन। अब जो है, अब जैसे कि एरोबिक रिस्पायरेशन जो होता है वो तो आप जानते हैं कि मल्टी सेलुलर जितने भी जीव है, कुत्ता, ह्यूमन, गाय, बकरी, ये एरोबिक रिस्पायरेशन को पूरा करते हैं। लेकिन जो एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है वो क्या होता है, जो यूनिसेलुलर होता है उसमें, जैसे कि हम अगर ईस्ट का बात करें तो वो क्या करता है, एक एनारोबिक रिस्पायरेशन को पूरा करते हैं। ठीक है, तो एनारोबिक रिस्पायरेशन को, यानी कि इसमें क्या होता है, यानी वो जीव जो ऑक्सीजन के बगैर रिस्पायरेशन को पूरा करे वो कहलाता है एनारोबिक रिस्पायरेशन। तो ईस्ट जो होते हैं वो क्या होता है, एनारोबिक रिस्पायरेशन को पूरा करते हैं। अब यहाँ पे एक है कि एनारोबिक रिस्पायरेशन एनारोबिक रिस्पायरेशन अगर ईस्ट में हो, यानी ईस्ट अगर एनारोबिक रिस्पायरेशन को पूरा करता है तो क्या होता है, तो जो पायरुवेट्स होते हैं, पायरुवेट्स होते हैं तो फिर क्या होता है, इथेनॉल बनता है। इथेनॉल बनने के बाद कौन सी गैस मुक्त होती है, CO2 गैस मुक्त होती है। इस चीज को एक प्रयोग के माध्यम से हम देख सकते हैं। आपको लेना है एक टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में आपको लेना है कुछ फ्रूट जूस जिसमें क्या होती है, ग्लूकोज की मात्रा होती है। आपको इसमें ग्लूकोज की मात्रा ले लेनी है और इसमें ईस्ट के पाउडर को आपको क्या करना है, ईस्ट डाल देना है, ईस्ट, और इसको क्या करना है, आपको एक अच्छे से बंद कर देना है जहाँ से एयर इसमें क्या हो, पास ना हो। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें लेमन के यानी नींबू के कुछ बूंद को डालना है। तो आप देखेंगे कि ये जो जूस है, जो फ्रूट जूस था वो क्या हो गया, मिल्की हो गया, यानी दूधिया हो गया। तो उसका दूधिया होना ही क्या कहलाता, क्या कहलाया कि ये, हाँ, इसमें क्या है, CO2 प्रेजेंट है। ठीक है, और उसके बाद जो इसका स्मेल होता है, ठीक है, वो स्मेल क्या चीज़ कहलाता है, इथेनॉल, इथेनॉल कहलाता है। तो ये हम प्रयोग के माध्यम से देख सकते हैं कि जो एनारोबिक रिस्पायरेशन ईस्ट में होता है उसमें इथेनॉल बनता है और क्या होता है, साथ ही साथ CO2 रिलीज होती है। ठीक है, तो ये था एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन। होप कि आपको वीडियो समझ आ गया होगा। तो अगर हम इसके डिफरेंस को देखें तो देखिए, अगर इसके डिफरेंस को देखते हैं तो दिया है वायवीय और वायवीय श्वसन में अंतर। तो यहाँ पे दिया वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है जबकि अवायवीय श्वसन इसकी अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव में तथा दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है। तो सबसे पहला जो चरण होता है, जो स्टेप होता है, उसमें क्या था कि ग्लूकोज क्या था, वो टूटा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, किस चीज़ में, पायरुवेट्स में। ठीक है, और उसके बाद उस पायरुवेट्स का कहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो दूसरा चरण होता है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में, यही बात बतलाया गया है। जबकि अवायवीय श्वसन का पूरा जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, कोशिका द्रव में होता है। ठीक है, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और विखंडन तथा CO2 एवं जल का निर्माण होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण तो होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में, और इसी वजह से क्या होता है, कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। और पायरुवेट इथेनॉल या लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। ईस्ट में पढ़े थे इथेनॉल बना था और हम लोग में, ह्यूमन में, लैक्टिक अम्ल बना था। ठीक है, वायवीय श्वसन में अवायवीय श्वसन की तुलना में ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। तो
वायवीय श्वसन में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि अवायवीय श्वसन में ऑक्सीकरण का प्रोसेस कम होता है, जिसकी वजह से इसमें लेस एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो बहुत हार्ड नहीं है ये चीज़, थोड़ा सा ध्यान रखना है, कुछ बातों को ध्यान रखना है, तो आप इजीली इस चीज़ को समझ जाएंगे। और अगर ना समझ आए तो आप कभी भी पूछ सकते हैं कमेंट में कि अगर मैं उसका सलूशन दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बी सेफ।